हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नॉम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 60-40 का एक्सपेंडिचर जो रेशियो है वो बंटा हुआ होता है। यानी कि 60% एक्सपेंडिचर जो होगा इन स्कीम्स के ऊपर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है और वही 40% का जो एक्सपेंडिचर होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रही होगी। यानी कि जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स के ऊपर या स्कीम्स में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा होल्ड कर रही होगी। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई आज हम कुछ इंपॉर्टेंट 3 स्कीम्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी स्कीम है? सबसे पहली स्कीम होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना एंड द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होंगी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जे स्टडी नॉर्म जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट कोर्सेज जेके एसएसबी के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन एग्जाम्स की यहाँ पे प्रॉपरली फुल फ्लेज प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। बेस्ट फैकल्टी है, आप लोग नो डाउट स्टडी नॉर्म के साथ जुड़िए और इन बेहतरीन कोर्सेज का जो है बेनिफिट आप उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी नॉर्म पर ये सारे के सारे कोर्सेज जो है, चाहे जेकेएसएसबी का फाउंडेशन कोर्स हो, कांस्टेबल हो, जेकेपी सब इंस्पेक्टर हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइलर, फीमेल सुपरवाइजर, ड्राइवर, नायब तहसीलदार, सारे के सारे कोर्सेज डिस्काउंटेड प्राइस पर चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करिए और इनका बेनिफिट उठाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम अपनी पहली स्कीम से शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, बहुत बेहतरीन स्कीम है, आपको पता होना चाहिए एज ए सिटीजन। साथ ही साथ इस स्कीम को लॉन्च करा गया है 1 जुलाई 2015 को इस स्कीम को लॉन्च करा गया। ये एक अम्ब्रेला स्कीम मानी जाती है। अम्ब्रेला स्कीम यानी कि अलग अलग कृषि के ऊपर बहुत सारी स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है। उन स्कीम को आपने इस स्कीम के अंडर रखा हुआ है। उसके अलावा बाकी सारी स्कीम जितने भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और स्कीम है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत के अंदर एक ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कुछ मल्टीपल गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी काम कर रही है। इसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भी मिनिस्ट्री भी काम कर रही है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री भी जो है ये इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए दोस्तों काम कर रही है। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, तो उसका क्या काम है? देखिए, बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो होगी वो 2 तरीकों से इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वो 2 प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? पहला, एक्सिलरेटेड इंटीग्रेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स, जिसको एआईबीपी बोलते हैं। साथ ही साथ हर खेत को पानी। देखिए दोस्तों, एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम का मतलब क्या है? अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या करेगी, हर एक एरिया के तहत जो इरिगेशन बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नहरें खुदवानी है, ट्यूबवेल जो है वो किसानों के लिए लाने हैं, और साथ ही साथ हर खेत को पानी। हर खेत को पानी मतलब जब आप इस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रमोट करते हो, वो लॉन्च करते हो, तो फाइनली आप हर एक फार्म फील्ड तक पानी को पहुंचाने में मदद कर रहे होते हो। तो 2 तरीकों से आप इस स्कीम को प्रमोट कर रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है एआईबीपी, साथ ही साथ हर खेत को पानी, 2 प्रोग्राम के तहत इस स्कीम को प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो पहली तो आपने ये बात याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन से 2 प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। एक चीज आपने ये भी याद रखनी है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी आती है। आपको 4 ऑप्शन होंगे कि इनमें से कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो जल शक्ति के अंडर है, तो उनमें एक ये मिनिस्ट्री भी होने वाली है। दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये क्या काम कर रही है? इसका काम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अब देखिए दोस्तों, इसका ये मोटिव है कि आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप करेंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना होगा।
तो ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी फैसिलिटी होती है कि जितनी रिक्वायरमेंट हो एक क्रॉप को, उतना ही पानी हम एक क्रॉप को देंगे और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरे खेत में आपने पानी डाल दिया और जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं गुना ज्यादा पानी आपने डाल दिया। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना एक सफिशिएंट अमाउंट जो पानी चाहिए एक फसल को, ये मिनिस्ट्री वो इंश्योर करेगी कि उतना मिनिमम पानी जो है या मैक्सिमम पानी जो है वो उस फसल तक पहुंचना चाहिए। उसके अलावा क्या है दोस्तों, इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर सरकार ये भी कोशिश करेगी कि लोगों को सब्सिडीज भी मिले। यानी कि आपने ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल फार्मिंग, ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो है वो आपने अपने खेतों में लॉन्च करनी है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट किसानों के पास उतना पैसा भी नहीं कि वो स्प्रिंकल इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज को लॉन्च करें, या जो ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो जो इक्विपमेंट चाहिए उनके लिए किसानों के पास पैसा नहीं है। तो वो सब्सिडीज आपने किसानों तक पहुंचानी है ताकि किसान जो है लगभग इसके ऊपर अराउंड 45 टू 80% की सरकार यहां पे क्या करती है, सब्सिडी देती है। किन पे? ऐसे इक्विपमेंट जो कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल फार्मिंग के लिए यूज होते हैं। तीसरी मिनिस्ट्री जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि वाटरशेड डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करती है। वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब, देखिए पानी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल बारिशों का पानी आता है, वो पानी जो है वो बिल्कुल बहा ना जाए, बिल्कुल बह ना जाए, उस पानी को आपने क्या करना है, रोकना है। उसके लिए आपने क्या करना है, डैम बनाने, जिसको चेक डैम्स बोलते हैं। तो उन चेक डैम की डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या करेगी, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करेगी। तो ये मिनिस्ट्रीज आ गई और ये आ गई हमारी स्कीम। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके तहत 3 मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है। उसके अलावा 1 जुलाई 2015 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। और आगे बढ़ते हैं अब इस स्कीम के अंदर। इस स्कीम के कुछ की फीचर्स भी देख लो। सबसे पहला की फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रो इरिगेशन इंसेंटिवाइजेस। माइक्रो इरिगेशन इंसेंटिवाइजेस का मतलब क्या होगा? देखिए ये जो स्कीम है, ये स्कीम सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी किसानों को कि आप लोग क्या करिए, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट को आपने लॉन्च करना है और इन पे किसानों को 45 से लेकर 80% तक की सब्सिडी जो है वो मिलेगी। अब किसानों को इतने सस्ते दामों में अगर इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं तो किसान उस इक्विपमेंट का यूज करेगा और आप अपनी फसल को उतना ही पानी दे रहे हो जितना उसको चाहिए। इसका मतलब पानी का जो वेस्टेज था, जो वेस्टेज हो रहा था अभी तक, वो भी रुक जाएगा और किसान फिर उस पानी का मैक्सिमम यूज कर सकता है अपनी दूसरी फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए। तो अब इसमें इरिगेशन इंसेंटिवाइजेस दिए जाने की कोशिश करी जा रही है। तो पहला फीचर, यहां पे किसानों को कितना परसेंट सब्सिडीज मिल रहा है, 45 टू 80% का सब्सिडी मिल रहा है। किस चीज के लिए? जो इक्विपमेंट्स वहां पे यूज होने हैं। दूसरा फीचर है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए अब इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले किसानों के साथ मिलिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर किसानों के साथ जुड़ेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट के किसान जो हैं वो किसके साथ एसोसिएट करेंगे? वो एसोसिएट करेंगे यहां के जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे। उन ऑफिसर्स को अपनी परेशानियां बताएंगे कि भाई साहब इस तरीके की परेशानी है, हमारे खेत में इतना पानी चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा, हमें ट्यूबवेल की जरूरत है, हमें यहाँ पे बोरवेल की जरूरत है या कैनाल्स की जरूरत है। इस तरीके से एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो किसान होंगे वो जुड़ेंगे। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किसान जुड़े, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान्स। क्या बोला जाएगा? डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान। तो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट के किसान जो होंगे उनका एक ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिसर्स होंगे उनके साथ एक एसोसिएशन क्रिएट होगी जिसको डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बोला जाएगा। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है पानी को लेकर अपने खेतों में जो आपने सप्लाई करना है, उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो डिस्कस होंगी और उन पे काम भी होगा। अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, फॉर एग्जांपल जम्मू डिस्ट्रिक्ट के किसान, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के किसान, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के किसान, इनका भी एक
डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान होगा। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान एक स्टेट इरिगेशन प्लान जो है वो डेवलप करते हैं, और इस स्टेट इरिगेशन प्लान के तहत स्टेट के पास ये अथॉरिटी होगी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके की वाटर प्रॉब्लम है, यानी कि पानी को सप्लाई करने की किन किन समस्याओं से किसान जूझ रहा है, तो उन समस्याओं को हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग तरीके से टैकल किया जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट में या हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी को लेकर अलग समस्याएं हैं। यानी कि अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर पानी से जुड़ी अलग समस्याएं हैं, असम के अंदर चाय की खेती होती है, वहां पे पानी की समस्याएं कुछ अलग होंगी, वहां पे जो आपका खेत है वहां पे जो पानी की सप्लाई होनी है वो राजस्थान के खेतों से अलग होने वाली है। तो अलग खेत है, अलग सॉइल है, अलग क्रॉप है, तो अलग आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। समझ लग गया? इसलिए अलग अलग क्या बनाए जाएंगे, आपने प्लान्स बनाने की कोशिश करी जाएगी। वाटर सोर्स क्रिएशन एंड रिस्टोरेशन। वाटर सोर्स क्रिएशन यानी कि आपने एक तो क्या काम करना है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, जो पानी सप्लाई करने की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नहर है अभी टूट चुकी है, आपके पास कोई पुराना कुआं है अभी टूट चुका है, पानी नहीं है उसमें, आप उनको भी रिस्टोर करो। ऐसा नहीं कि नए नए आपने जो तौर तरीके हैं, जो सामान है, जो इक्विपमेंट है या जो नहरें हैं वो अलग से नई बनानी है, नई बनाने की जरूरत नहीं है, नई भी बनाएंगे, बट एटलीस्ट एग्जिस्टिंग जो नहरें हैं, एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल जो है, एग्जिस्टिंग डैम जो है, उनको तो आप प्रॉपर रिस्टोर करो, है ना। तो आपके पास जो ऑलरेडी सामान पड़ा है, जो आपके पास ऑलरेडी डैम्स हैं, उनको भी आपने रिस्टोर करना है। अलग से आप अलग अलग डैम्स भी बना सकते हो ताकि ये स्कीम और ज्यादा प्रमोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या फीचर्स? इंपॉर्टेंट फीचर है मैंडेटरी जियो टैगिंग। देखिए मैंडेटरी जियो टैगिंग का क्या मतलब? देखिए क्या होता है कि हमारे देश के अंदर ना करप्शन इतना ज्यादा है कि ग्राउंड लेवल तक स्कीम जो इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही है। मतलब सेंट्रल लेवल से पैसा आ रहा है, स्टेट लेवल से पैसा आ रहा है, लेकिन नीचे की जो गवर्नमेंट है, यानी कि नीचे का जो हम बात कर सकते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट होती है, वहां पे कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से क्या होगा, स्कीम्स प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होगी। अब यहां पे सरकार ने क्या कहा, क्योंकि यहां पे हमने क्या देख लिया कि आपने नए चेक डैम्स को क्रिएट किया, पुरानों को वापस से रिपेयर किया, अब आपके पास जो नए नए डैम्स बनेंगे, एक नया डैम बनेगा, ठीक है, तो इस नए डैम को आपने क्या करना है, इसकी करनी है जियो टैगिंग। क्या करनी है? जियो टैगिंग। अब इस जियो टैगिंग से होगा क्या? देखिए जियो टैगिंग से क्या होने वाला है, यानी कि जब हम वो डैम बनाएंगे तो आपने प्रॉपर उसका जियो सैटेलाइट कंट्रोल करना है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि आपने इस डैम का प्रॉपर लैटिट्यूड और प्रॉपर लॉन्जिट्यूड फोटो खींचकर उस फोटो के ऊपर लिख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एक डैम बनाया, कहां पे डैम बनाया, ये जम्मू के अंदर एक डैम बनाया गया, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज को और प्रमोट करने के लिए। अब ऑफिसर्स क्या करेंगे, इसकी जियो टैगिंग करेंगे, इसका प्रॉपर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लिखकर इसकी एक फोटो खींच लेंगे, और फिर ये कहां भेजी जाएगी, दिल्ली के अंदर भेजी जाएगी। इससे होगा क्या? अब फॉर एग्जांपल इससे ये होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। क्या ट्रांसपेरेंसी आएगी? गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स रहेंगे कि कहां पे कौन सा डैम बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ग्रास रूट लेवल पर डैम बना ही नहीं और सरकार से ऐसे ही पैसा लिया जा रहा है, तो सरकार पूछ सकती है ना डैम है कहां पर, और डैम का पता कैसे चलेगा, जब उसकी जियो टैगिंग हो गई होगी। तो फिर जो सैटेलाइट से हम देख सकते हैं कि डैम कहां कहां पे और कहां कहां पे डैम नहीं। तो इससे करप्शन भी रुकेगा और एक्चुअल ग्राउंड जो ग्रास रूट लेवल है वहां पर काम होते भी दिखेंगे हमें। ठीक है, उसके अलावा वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। देखो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट आपने कैसे करना है, देखो शहरों से जुड़े हुए जितने भी आपके आसपास के गांव हैं, जिनको पेरी अर्बन एरियाज बोलते हैं या पेरी अर्बन रीजन्स बोलते हैं, इन पेरी अर्बन रीजन्स में शहरों से जितना भी कचरा या गंदा पानी जो है, वेस्ट वाटर जो है, पोल्यूटेड वाटर जो है, अभी इन एरियाज में आएगा, और ये एरियाज उसी पानी का यूज करेंगे किसके लिए, खेतों के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या होने वाला है, सरकार क्या करेगी, जो शहरों से पानी आ रहा है उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर डालेगी, और फिर वो पानी जो होगा वो पेरी अर्बन एरियाज में दिया जाएगा ताकि वो इरिगेशन के लिए पानी यूज कर सके। इससे दो बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट ये होगा कि जो शहरों का गंदा पानी था वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में साफ हो जाएगा,
उस पानी का वापस से यूज हो सकता है। दूसरा, किसान अभी तक क्या कर रहा था, कृषि के लिए ग्राउंड वाटर का यूज करता था, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा था। लेकिन अब वो कृषि के लिए ये जो शहरों का पानी जो अभी साफ हुआ है उसका यूज करेगा, जिससे वो ग्राउंड वाटर यूज नहीं करेगा और ग्राउंड वाटर लेवल जो हो है वो एज इट इज ही रहेगा। इससे दो बेनिफिट ये निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क। अब पैसा कहां से आएगा, इतनी बड़ी आपने स्कीम लॉन्च कर दी और मान लीजिए कि ये स्कीम जो है ये चलती गई और बीच में कभी रुक गई पैसे की कमी की वजह से, तो सरकार ने इंश्योरिटी दे दी कि भाई साहब देखो, ये स्कीम में आप डेवलपमेंट करो और इस डेवलपमेंट में कभी भी पैसे से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम आपको बैकिंग कर रहे हैं। किसकी बैकिंग कर रहे हैं? हम आपको दे देते हैं नाबार्ड। आपको पता है कि नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड फंड्स को प्रोवाइड करता है। तो जो नाबार्ड बैंक है, ये नाबार्ड बैंक जो होगा ये रेगुलर बेसिस पे इन स्कीम्स के लिए दो तरीके के फंड जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। एक फंड जो है उसका नाम है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड और दूसरा माइक्रो इरिगेशन फंड। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड का मतलब क्या होगा? लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड का मतलब ये होता है कि जो हमारे पुराने डैम्स जो हैं जो टूट चुके हैं उन डैम्स को रिपेयर करने के लिए आपने पैसा लगाना, या अब जो नए डैम आपने बनाने हैं उन डैम्स को बनाने के लिए जो पैसा लगेगा वो इस फंड से आएगा। उसके अलावा माइक्रो इरिगेशन फंड, इसमें आप स्प्रिंकल फार्मिंग के लिए जो पैसा होगा, ड्रिप इरिगेशन फार्मिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए उन इक्विपमेंट्स के लिए जो पैसा किसानों को चाहिए वो तो स्टेट गवर्नमेंट से ही मांगेंगे ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया ये लोन है और इस पैसे से आपने कहां पे पैसा देना है? किसानों को। और वो पैसा कहां पे होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास? माइक्रो इरिगेशन फंड के अंदर। और ये पैसा गवर्नमेंट को कौन देगा? ये वाला बैंक। ठीक है, नाबार्ड बैंक जो है प्रोवाइड करता रहेगा, तो कॉन्टिन्यूसली पैसा जाता जा रहा है। दूसरी स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दोस्तों हम बात करें तो पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नाम अभी रिसेंटली चेंज हो गया है, तो इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बन चुकी है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर स्कीम को चलाती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स की, तो पहला पब्लिक इन्वेस्टमेंट बूस्ट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बूस्ट का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करेगी और आपने उस पैसे को कहां पे यूज करना है? एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को या एलाइड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में। यानी कि आप कृषि से जुड़ी हुई चीजों को तो प्रमोट करो ही करो, साथ में आपने क्या प्रमोट करना है? आपने प्रमोट करना है एनिमल हस्बेंड्री, आपने प्रमोट करना है माइनिंग, जितने भी उसके अलावा फिशिंग। तो ये सब चीजें जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट करेगी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें ग्रोथ टारगेट की, तो इस स्कीम के तहत हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करेंगे। हर साल हम उसको 4% का ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो रिस्क मिटिगेशन में सरकार क्या करने वाली है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लाएगी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हो गया दोस्तों कि अब जब किसान फसल को काटेगा तो उसके बाद उस फसल को रखेगा कहां? तो रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम इस स्कीम के तहत किया जाएगा। उसके अलावा वैल्यू चेन प्रोडक्शन भी यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। वैल्यू चेन प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि आप जो भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे पोटैटो, टोमेटो, जितने भी आप मतलब एग्रीकल्चर गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हो, इसमें वैल्यू को एडिशन करना है, जिससे क्या होगा? वो प्रोडक्ट जो होगा वो बिजनेस मॉडल के लिए भी तैयार हो जाएगा। यानी कि जो आलू आपने तैयार किया है तो आलू को आपने वैल्यू एडिशन करना, उसका आलू चिप्स बना देना, यानी कि चिप्स बना देने, पोटैटो का पोटैटो केचप बना देना है। तो इससे वैल्यू एडिशन होगा तो किसान को और ज्यादा बेनिफिट भी होता रहेगा इस स्कीम के तहत, और देश की इनकम भी बढ़ेगी, किसान की इनकम भी बढ़ेगी। पैसे की बात करें तो अगर हम जनरल कैटेगरी की देखें, जो जितनी भी जनरल कैटेगरी स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो यहां पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा 60-40 की रेशियो में। यानी कि 60% का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी।
वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जितनी भी मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में 90-10 का रेशियो रहेगा, यानी कि 90% बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी और 10% का एक्सपेंडिचर जो होगा वो कौन लगाएगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और साथ ही साथ हिमालयन स्टेट्स। तो हिमालयन स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज, अच्छा यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर आएगा, तो यहाँ पे 100% बर्डन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करेगी। और वहीं अगर हम बात करें लेटेस्ट बजट 2026 का, यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, सॉरी इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए 8500 करोड़ का सरकार ने फंड जो है वो जारी किया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को प्रमोट करने के लिए। आज की हमारी आखिरी स्कीम एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई वो है द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। 2014-15 में इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। इस स्कीम के तहत आपने क्या प्रमोट करना है, आपने प्रमोट करना है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके अलावा ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ एंड बैम्बूस। तो इन क्रॉप्स को प्रमोट करने की सरकार की कोशिश है इस स्कीम के तहत। अगर हम बात करें इसके कोर ऑब्जेक्टिव की, तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, होलिस्टिक ग्रोथ रहेगी। होलिस्टिक ग्रोथ मतलब अब देखिए इसमें क्या है कि जितने भी हमारे रीजन्स हैं वहां पे क्लाइमेट अलग है, वहां पे सॉइल अलग है, तो अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू देयर सॉइल, उन स्टेट्स को ये प्रमोट किया जाएगा कि आपको वहां पे कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करनी है। तो एरिया बेस्ड जो है स्ट्रेटजी जो है इस स्कीम के अंदर प्रमोट करी जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी फसल को प्रमोट करने की आपने स्ट्रेटजी लगा ली, नहीं, वहां पे जो फसल है, जो फसल उग सकती है वहां पे क्लाइमेट के हिसाब से या सॉइल के हिसाब से, तो उसी तरीके की आपने क्या करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है। अगर हम बात करें इनकम और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, अब देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जैसे स्पाइसेस हो गए, इनकी तो इंटरनेशनल डिमांड है, इससे किसान की भी इनकम बढ़ेगी और साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जांपल कैश्यू, मशरूम, इन क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस करने की यहाँ पे मतलब बात चल रही है इन स्कीम के तहत, जिससे हमारे देश के लोगों के अंदर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो भी बनी रहेगी। उसके अलावा एग्रीगेटिंग फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसको प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत किसान के ऊपर, अकेले किसान के ऊपर बर्डन नहीं आता है। अब इसके तहत होगा क्या, इसके तहत होता क्या, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्मॉल किसान, एक छोटा किसान है, अब वो मार्केट के अंदर जाता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा जमीन नहीं है तो ज्यादा क्रॉप भी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो मार्केट में उसकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन कुछ बड़े किसान होंगे, उनके पास ज्यादा जमीन होगी, तो वो ज्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिससे इनकम बैरियर मतलब इनकम गैप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे के पूरे जो किसान होंगे उनको सिंगल फार्मर जो है वो कंसिडर किया जाएगा और टोटल जो उनका प्रोड्यूस होगा उस प्रोड्यूस को मार्केट के अंदर बेचा जाएगा और इनकम को जनरेट किया जाएगा। ठीक है, समझ लग गया, यानी कि अब अकेला किसान जो है वो क्या करेगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आएगा जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होगी ये क्या करेगी, किसानों से इनका जो प्रोड्यूस है, जो इन्होंने प्रोडक्शन करी है, इस प्रोडक्शन को लेंगे और उसको जाकर मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो छोटे किसान होंगे उनका भी सामान जो है मार्केट के अंदर बिक जाएगा। नेक्स्ट, स्किल एंड जॉब क्रिएशन, मैंने आपको बताया कि अब क्या होने वाला है कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी है, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन है, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है। अब जब इसको स्टोर करोगे तो वहां पे उन स्टोरेज जो प्लांट्स होंगे उनको चलाने के लिए कोई ना कोई तो वर्कर चाहिए और वो स्किल्ड भी होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लोगों को नौकरियां भी प्रोवाइड करोगे, साथ ही साथ इससे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट होता जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। आई होप कि आपको समझ आया हो, और अगर आपको किसी भी चीज से कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।